गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के समय की, सॉरी माफ करिएगा, मुगल काल का जो एजुकेशन पैटर्न है, ठीक है, यानी शिक्षा व्यवस्था। देखिए, मुगलों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सल्तनत काल के शासक रहे यानी सुल्तानों का जो दौर रहा उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपके मुगल बादशाह दिखाई देंगे, खास तौर से शिक्षा और साहित्य के मामले में। शिक्षा और साहित्य में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मुगल बादशाह अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को काफी डेवलप किया। और ज्यादातर जो है यहाँ पर बायसनेस आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि केवल इस्लामिक एजुकेशन को इन्होंने आगे बढ़ाया या हिंदू शिक्षा को इन्होंने प्रमोट नहीं किया, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको दिखाई देंगी। सल्तनत काल की अपेक्षा जो है एक बेहतर एजुकेशन पैटर्न आपको मुगल सल्तनत में देखने को मिलता है। ये आप सभी को पता है बच्चों की मुगल सल्तनत की जो शुरुआत है तो वो होती कहां से है? बाबर से, ठीक है। लेकिन बाबर जो है स्वयं सबसे पहला शासक था जिसने इस विषय पर क्या किया, अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो मुगल कालीन जो शिक्षा व्यवस्था है, मुगल कालीन एजुकेशन पैटर्न यानी शिक्षा व्यवस्था, तो मुगल काल की जो शिक्षा व्यवस्था है इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो स्टार्टिंग है, वो बाबर के समय से ही बच्चों आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बाबर का जो कार्यकाल है बेहद कम रहा, मात्र 4 वर्षों का कार्यकाल रहा। 1526 से लेके 1530 तक बाबर का टाइम ड्यूरेशन रहा। लेकिन बाबर स्वयं जो है एक उच्च कोटि का विद्वान और साहित्यकार था बच्चों। माना जाता है कि यह स्वयं एक बहुत बड़ा कला प्रेमी था और साहित्य निर्माण भी कला का अंग माना जाता है। और इस बात का प्रमाण स्वयं बाबर के द्वारा लिखी गई उसकी अपनी आत्मकथा बाबरनामा है, जो तुर्की भाषा में बच्चों क्या की गई, लिखी गई। तो आप अगर बाबर से देखें तो बाबर जो है स्वयं क्या है, साहित्य निर्माण का प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। ये साहित्य निर्माण का बच्चों इसने क्या किया, प्रारंभ किया। और आप देखेंगे तो सबसे पहले बाबरनामा बच्चों जो इसकी आत्मकथा है, ठीक है, और यह तुर्की भाषा में क्या की गई, लिखी गई। और आप आगे देखेंगे तो आगे चलकर ये हुमायूं के समय से फारसी भाषाओं में इसका अनुवाद होना शुरू होता है। और लगातार हुमायूं के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय और अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना साहब ने किया, लगातार इसका ट्रांसलेट होता रहा, ठीक है। कुछ लोगों ने तो जो फारसी ट्रांसलेट हुआ उसका अनुवाद किया, अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ बाबरनामा का। तो बाबरनामा का निर्माण जो है यदि बाबर के द्वारा किया गया वो इस बात का प्रमाण है कि स्वयं बाबर जो है एक उच्च कोटि का विद्वान, साहित्यकार और क्या था, कला प्रेमी था। और माना जाता है कि दिल्ली में सबसे पहले इसी ने क्या किया, मदरसे की स्थापना किया, ठीक है। दिल्ली में मदरसा सबसे पहले बच्चों इसी ने क्या किया, बनाया, ठीक है। मदरसा निर्माण जो है सबसे पहले इसी के द्वारा किया गया। और बाबर के समय एक विभाग बनाया गया था, ठीक है। उस विभाग का जो नाम था बच्चों, वह विभाग था शोहरत आम, ठीक है। तो जो विभाग बाबर ने शोहरत आम बनाया था, इस विभाग का काम ये था बच्चों, कहते हैं इसके द्वारा एक विभाग बनाया गया था, विभाग का नाम था शोहरत आम, ठीक है, शोहरत आम, ये इनका क्या है, विभाग है, ठीक है। तो शोहरत आम जो विभाग इन्होंने बनाया, उस विभाग का ये काम होता था कि भाई यह विभाग जो है समय समय पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए यानी शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या करेगा, समय समय पर उसके लिए आवंटन देगा, यानी धनराशि क्या करेगा, आवंटित करेगा। और इनके समय जो है जो भी मकतब, स्कूल या मदरसे जो बनाए जाएंगे, ठीक है। हालांकि आप जानते हैं मदरसे जो है बच्चों वो उच्च कोटि के कॉलेज होते थे और मकतब जो है वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। तो मदरसा और मकतब में ध्यान रखिएगा, ये आपके कॉलेज लेवल की चीजें होती थी, ठीक है। और जो मकतब है, ठीक है, वो आपका क्या है, तो प्राथमिक है, प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। तो मदरसे और मकतब ये दो चीजें इनके समय होती हैं इस्लामिक एजुकेशन में, जिसकी शुरुआत सबसे पहले बाबर के समय में किया गया और बाबर के समय में इसका निर्माण किया गया। इसके समय एक विभाग बनाया गया जिसे शोहरत आम कहते हैं और इस विभाग का काम होता था कि एजुकेशन व्यवस्था यानी शिक्षा व्यवस्था को क्या करना, बेहतर करना। उसके लिए जो मकतब और मदरसे जो बनाए जाने हैं उनके लिए आवंटन करना, धनराशि का बच्चों क्या करना, आवंटन करना। तो एक चीज तो ये क्लियर होता है, ठीक है, कि भाई बाबर स्वयं कला प्रेमी था और बाबर के समय मुगल शिक्षा व्यवस्था का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं बाबर का वजीर था जिसका नाम था अकबर अली, ठीक है। तो बाबर का जो वजीर है वो इस विभाग का क्या था, प्रमुख था। इसका जो प्रमुख है, इसका जो प्रमुख है कौन है, ठीक है, वजीर
वजीर वित्त मंत्री होता है जिसका नाम है मकबर अली, ठीक है, तो सीधी सी बात है फाइनेंस मिनिस्टर ही इसका मुखिया होता है। ये जो विभाग बनाया गया था, ठीक है, एजुकेशन विभाग, उसका मुखिया कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर मकबर अली, ठीक है। तो इनके समय से ही एजुकेशन शिक्षा को क्या किया गया? प्रमोट किया गया। और बाबर के बाद जो इनका बेटा बच्चों हुमायूं आया, हुमायूं के संदर्भ में कहा जाता है कि हुमायूं भी स्वयं एक उच्च कोटि का क्या है? विद्वान है। हुमायूं जो है वो स्वयं बच्चों क्या है? एक उच्च कोटि का क्या था? विद्वान था, ठीक है। एक उच्च कोटि का विद्वान स्वयं क्या है? हुमायूं भी है। तो हुमायूं के विषय में जरा देखिए कि हुमायूं के समय क्या सिस्टम डेवलप हुआ। तो हुमायूं जो है ये स्वयं क्या है? उच्च कोटि का विद्वान है। लाइब्रेरी का निर्माण बच्चों इसने किया था, और आप जानते हैं इस बात को, वहीं से गिरकर मरा भी है। स्वयं जो है उच्च कोटि का विद्वान है, ठीक है। स्वयं ये क्या है? उच्च कोटि का विद्वान है, ठीक। हुमायूं बच्चों, तो हुमायूं के विषय में यदि हम देखें तो हुमायूं के विषय में कहा जाता है कि यह उच्च कोटि का स्वयं विद्वान था, और भूगोल विषय, गणित विषय, ज्योतिष, तीन बच्चों, तीन ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें इसकी क्या थी? रुचि थी, ठीक है। इसका इंटरेस्ट जो है यानी रुचि जो है, भूगोल, गणित, तीन विषय, और भूगोल, गणित और ज्योतिष, ठीक है। भूगोल, गणित और ज्योतिष, इन तीन विषयों में इसका क्या है? इंटरेस्ट था हुमायूं का। और आप जानते हैं ज्योतिष में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था जो है कि ये सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। सप्ताह में ये 7 रंग के क्या करता था? कपड़े पहनता था, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो ज्योतिष में है। जो ज्योतिष को मानता है वही इस तरह का बच्चों क्या करता है? व्यवहार करता है, ठीक है। और दूसरी बात करें कि बच्चों कहते हैं कि इसके समय में ही, हुमायूं के टाइम पीरियड में ही 2 काम हुए थे इसके समय, ज्यादा नहीं, ठीक है। पहला काम इसके समय ये हुआ कि इसने दिल्ली में जो है लाइब्रेरी का क्या किया? निर्माण किया। दिल्ली में लाइब्रेरी बनाया। दिल्ली में लाइब्रेरी का निर्माण इसने किया। और दूसरा बच्चों, इसी के समय जौनपुर एक शिक्षा के महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसी के समय जौनपुर, जिसे आप सिराजे हिंद कहते हैं, इसी के समय जौनपुर शिक्षा केंद्र के रूप में डेवलप हुआ, शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। और जौनपुर को आप क्या कहते हैं? सिराजे हिंद। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिराजे हिंद। और यह सिराजे हिंद जो है आप देखेंगे तो गोमती नदी के तट पर है सिराजे हिंद, ठीक। यहाँ पर एक शाही ब्रिज बनाया है अकबर ने। अकबर के समय ही यहाँ पर एक शाही ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पर एक शाही ब्रिज का निर्माण है जो अकबर के समय का निर्मित है, ठीक। तो अकबर के समय का निर्मित एक शाही ब्रिज यहाँ पर है, ठीक। और उसी शाही ब्रिज माने जो गोमती नदी पर है, और गोमती नदी पूरे शहर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो पुराना शहर है वो बाएं तट पर बसा हुआ है। अकबर के द्वारा बसाया गया यहाँ पर एक तड़तला मोहल्ला है। तड़तला बच्चों उसे बोलते हैं। तड़तला क्या है? मोहल्ला है, ठीक है। तो ये 2 काम जो है ये हुमायूं के टाइम पीरियड पर हुए। ये दोनों काम बच्चों आपके हुमायूं के समय में हुए। और कहते हैं कि हुमायूं के बाद जो है, जो अगला बादशाह रहा वो बेहद अनपढ़ रहा। बेहद अनपढ़ क्या मतलब? पूरी तरह से अशिक्षित था, लेकिन हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत का सबसे बेहतरीन बादशाह बना, ठीक है। यानी बादशाह अकबर की बात बच्चों हो रही। अकबर आपके महान सम्राटों में गिना जाता है, ठीक है। कहते हैं इस अकबर के समय जो है एक ऐसी शिक्षा का विकास देखा गया जिसमें धर्म का प्रभाव बच्चों आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं था कि केवल इस्लामिक एजुकेशन को अकबर ने प्रमोट किया, ठीक है। अकबर भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था बच्चों बच्चों जिसने इस्लामी शिक्षण संस्थाओं की रूढ़िवादिता को क्या किया? समाप्त किया, ठीक है। जो इस्लामी एजुकेशन में जो रूढ़िवादिता थी उसको समाप्त करने का काम करता और उसमें सुधार करता है। अबुल फजल जो इनके समय के बच्चों नौरत्नों में एक थे, अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी का निर्माण किया अकबर के समय। माना जाता है कि अबुल फजल के सलाह पर जो है
इसने पाठ्यक्रम की एक नियमावली तैयार करवाया था कि भाई क्या पढ़ाया जाए, ठीक है, एजुकेशन में क्या दिया जाए। तो ये पाठ्यक्रम जो है, देखिए इसको थोड़ा कुछ चीजें नोट करते चलिए, नहीं तो मिस हो जाएगा। अकबर आप जानते हैं बच्चों अनपढ़ था। अकबर क्या है, ये अनपढ़ है, ठीक है, अशिक्षित है। और इसने जो है इस्लामी शिक्षा की जो रूढ़िवादिता है, इस्लामी शिक्षा की रूढ़िवादिता समाप्त किया। इस्लामी शिक्षा की रूढ़िवादिता को क्या किया, समाप्त किया, नंबर एक। दूसरा जो है, इसने क्या किया कि अबुल फजल की सलाह पर, अबुल फजल की सलाह पर अबुल फजल की सलाह पर इसने विषय, पाठ्यक्रम आप कह सकते हैं, पाठ्यक्रम की नियमावली तैयार करवाई। पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम की नियमावली पाठ्यक्रम की नियमावली तैयार की, ठीक है। ने क्या किया, पाठ्यक्रम की बच्चों नियमावली को तैयार कराया, ठीक। अब यहां पर जो है अकबर बच्चों न केवल इस्लामी शिक्षा के विकास की बात करता है बल्कि हिंदू शिक्षा के विकास की बात भी करता है, ठीक है। इसने रूढ़िवादी और धार्मिक शिक्षा को थोड़ा सा बच्चों कम महत्व दिया, ठीक है। और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए थोड़ा सा इसने प्रयास तो किया, ऐसा नहीं था कि इस्लामी शिक्षा से पूरी तरह से हट गया, ठीक है। लेकिन अकबर के समय में, अकबर के संदर्भ में यह कहा जाता है कि अकबर जो है शिक्षा का केंद्र मात्र केवल मदरसा या मस्जिदों को नहीं मानता था, ठीक है। उसके अनुसार शिक्षा जो है एक ऐसा सांसारिक विषय है जिसे कहीं से भी सीखा जा सकता है और अनुभव के द्वारा भी शिक्षा ली जा सकती है, क्योंकि जो अकबर ने सीखा वह किताबों से तो नहीं सीखा था। अकबर ने किससे सीखा, अकबर ने अनुभव से ही तो सीखा सीखा बच्चों, ठीक है। तो वो मानता है कि शिक्षा जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया को जुबान कुदरत कहते हैं। जैसे इस्लाम में जो है इसे हम जुबान कुदरत कहते हैं, जुबान कुदरत। जुबान कुदरत का मतलब है प्राकृतिक तरीका, इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, प्राकृतिक तरीका। तो अकबर मानता है कि शिक्षा एक प्राकृतिक तरीका है जो व्यक्ति धीरे धीरे क्या करता है, सांसारिक विषयों से सीखता है, ठीक है। किताब एक माध्यम नहीं हो सकती बच्चों, और ये बात बहुत सही है, बात तो कलाम साहब ने भी बोला, ठीक है, कि शिक्षा यानी ज्ञान का एक मात्र रिसोर्स किताबें नहीं हो सकती हैं। आप कहीं से भी कुछ भी अपने अनुभव के द्वारा क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। अब अकबर इस बात को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और उसने इस बात को स्वीकार करते हुए उसने क्या बच्चों आगे कदम उठाए, ठीक है। अकबर ने सबसे पहला कदम बच्चों बेसिक शिक्षा प्रणाली पर जोर देने का उठाया, ठीक है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में उसने नवीन सुधार किए, यानी जो आपके मकतब में जो चीजें सिखाई जाती थी, ठीक है, उस पे इसने रिफॉर्म करना शुरू किया और उसे वैज्ञानिक तरीका अपनाया, ठीक है। तो माना जाता है कि अकबर पहला शासक था, ठीक है, जिसने बेसिक शिक्षा प्रणाली में बेसिक शिक्षा प्रणाली बेसिक शिक्षा प्रणाली में नवीन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, ठीक है, नवीन वैज्ञानिक तरीका अपनाया, ठीक। बेसिक शिक्षा प्रणाली में पहला व्यक्ति जो है जो वैज्ञानिक तरीकों को बच्चों क्या करता है, अपनाता है। और इस बात की चर्चा अबुल फजल अपने आईने अकबरी में भी करता है, ठीक है। कहते हैं कि अबुल फजल अपनी जो रचना आईने अकबरी है, इसी संदर्भ में वो लिखता है, अकबर के इसी काम के विषय में उसने लिखा है कि बादशाह ने आदेश दिया कि प्रत्येक बालक को पहले वर्णमाला का ज्ञान कराना चाहिए। यानी अबुल फजल अकबर के इसी आदेश की चर्चा करते हुए वो लिखता है, ठीक है, वो लिखता है कि बालक को, यानी किसी भी माने किसी भी बालक को जो है सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, वर्णमाला का ज्ञान कराना चाहिए, ठीक है, उसका अभ्यास कराना चाहिए। यानी वर्णमाला का ज्ञान 2 दिन, ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल के अनुसार
अबुल फजल के अनुसार अकबर कहता है कि भाई वर्णमाला, वर्णमाला का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान कितने दिन में होना चाहिए? 2 डेज, ठीक है। और 2 डेज के बाद देखिए कहता है कि 2 डेज में आप वर्णमाला का ज्ञान कराइए और 1 हफ्ते में उसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस, 1 वीक इसकी क्या होनी चाहिए? 1 सप्ताह इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालांकि ये सब चीजें याद करने की चीज नहीं है। 1 सप्ताह इसकी क्या हो? प्रैक्टिस हो वर्णमाला की, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक, यानी वैज्ञानिक तरीका अपना रहा है, ठीक है। तो यहां पे अकबर जो है अनपढ़ होते हुए भी वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करता है और कहता है कि गद्य और पद्य दोनों शिक्षा के माध्यम होने चाहिए। गद्य एवं पद्य दोनों शिक्षा के क्या हो? माध्यम हो, ठीक है। दोनों क्या होने चाहिए? माध्यम होने चाहिए। दोनों एजुकेशन के क्या हो? माध्यम हो। गद्य और पद्य जो है दोनों एजुकेशन पैटर्न के क्या होने चाहिए? माध्यम होने चाहिए। और मानता है कि वाक्य का निर्माण, ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना से शुरू करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए अकबर कहता है कि वाक्यों का या ईश्वर की प्रार्थना, ठीक, वहां से क्या करना चाहिए? वाक्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये उठ जाता है कि जब आप ईश्वर के प्रार्थना की बात करते हो, ठीक है, जैसे आप विद्यालय में देखेंगे आज भी वंदना होती है, प्रार्थना होती है, तो शिक्षा की जो शुरुआत है वो वंदना और प्रार्थना से ही की जाती है। हमने भी जब पढ़ा था तो हम पहले विद्यालय में सुबह सुबह पहुंचकर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। तो अकबर भी कहता है कि जब शिक्षा शुरू की जाए, ठीक, जब वाक्य निर्माण शुरू की जाए तो ईश्वर की प्रार्थना के गीत से शुरू की जाए, ठीक है। ईश्वर की प्रार्थना का गीत लोगों को पहले कंठस्थ कराया जाए और फिर उसी का वाक्य निर्माण कराया जाए। तो ये बात बड़ी अच्छी उसने कहा बच्चों, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कभी न कभी पूछेगा जरूर। ये अकबर ने ही कहा था, अकबर ने कहा कि शिक्षा, 1 मिनट बच्चों, हम नीचे आ गए क्या? एक सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, वो गाड़ी वाला आया हुआ है, गाड़ी खराब है 2 दिन से, उसको बनाने आया है। हाँ, तो ये अकबर, सबसे पहली बार अकबर ने कहा था कि शिक्षा प्रारंभ करने से पहले, शिक्षा के प्रारंभ में ईश्वर प्रार्थना होनी चाहिए। ईश्वर प्रार्थना, कोई भी नेक काम आप आज भी शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं? भगवान का नाम लेके करते हैं, ठीक है। भगवान का नाम लेकर ही तो आप शुरुआत करते हैं। तो यहां पे अकबर भी यही बात कहता है कि जब भी आप एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करें तो प्रार्थना के माध्यम से करें, ठीक है। और ये सब सारी चर्चाएं कौन करता है? अबुल फजल करता अपनी अकबरी में, और कहता है कि शिक्षा कैसी हो? धर्मनिरपेक्ष। शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इन सभी बातों की चर्चा स्वयं अबुल फजल अपनी किताब आईने अकबरी में करता है, और अबुल फजल अकबर के समय का रहने वाला है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष कब होगा भाई? यहां पर तो आपने देखा कि अकबर जो है इस्लामिक शिक्षा के बारे में बात तो किया, लेकिन क्या उसने हिंदू शिक्षा के विषय में भी बात किया? जी हाँ, किया, ठीक है। तो माना जाता है कि अकबर ने आदेश दिए थे कि संस्कृत विद्यालयों में व्याकरण, न्याय, वेदांत और पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है, या जो अकबर ने आदेश दिया था कि जो संस्कृत विद्यालय हैं उन संस्कृत विद्यालयों में, ठीक है, न्याय व्यवस्था, न्याय दर्शन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, पतंजलि का, ठीक है, वो होना चाहिए। इसके बाद वेदांत आपको पढ़ाया जाना चाहिए, आपको गणित पढ़ाया जाना चाहिए, और एक चीज, एक विषय की चर्चा बच्चों उसने और किया है, ठीक है, और वो क्या है? वो है आपका बच्चों व्याकरण, ठीक है। व्याकरण जो है, अब आप सोचिए कि जिन विषयों की बात अकबर कर रहा वो तत्कालीन समय की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक है।
तो वो कहता है कि जो संस्कृत विद्यालय हैं उनमें व्याकरण, ठीक है, गणित, वेदांत, न्याय दर्शन, इन सभी का क्या होना चाहिए, एजुकेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इनका ज्ञान लोगों को मिलना चाहिए। और साथ साथ वो ये भी करता है एक फरमान जारी करते हुए कि गणित और खगोल विद्या को अनिवार्य विषय बनाया जाए। अब आप सोचिए कि कैसे वो एजुकेशन को वैज्ञानिक तरीके से ले जा रहा है आगे। वो धार्मिक शिक्षा पर जोर नहीं दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो इस्लाम नहीं मानता था, ठीक, लेकिन वो उस समय की जरूरतों के हिसाब से विषय को बदल रहा है। वो कह रहा है कि गणित और खगोल जो है ये अनिवार्य विषय होने चाहिए दोनों के लिए, यानी मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए। तो अकबर जो है, अकबर गणित एवं खगोल, गणित एवं खगोल को अनिवार्य विषय घोषित करता है। गणित एवं खगोल को क्या करता है, अनिवार्य विषय बताता है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, अनिवार्य विषय होने चाहिए। और ये दोनों वर्गों के लिए, ठीक है, दोनों वर्ग मतलब मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए, ठीक है, मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसमें कोई जो है अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बच्चों, उसने जो पाठ्यक्रम में सुधार किया, ठीक है, अबुल फजल के आदेशों को जो है उसने माना, ठीक है, और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कहते हैं उस समय के एक सबसे बड़े विद्वान थे जिनका नाम था बच्चों फतुल्लाह शिराजी। ठीक है, फतुल्लाह शिराजी से बेहद प्रभावित था अकबर। ठीक है, जब अबुल फजल के कहने पर उसने एक नया पाठ्यक्रम, एक नई नियमावली तैयार किया, तो उसके बाद की घटना है कि वो फतुल्लाह शिराजी, ठीक है, ये नाम याद रखना, जिससे अकबर बहुत प्रेरित था, फतुल्लाह, फतुल्लाह शिराजी, फतुल्लाह शिराजी, ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा वो क्या था, प्रेरित था। और फतुल्लाह शिराजी से वह इतना ज्यादा प्रभावित था बच्चों कि इनको क्या करता है, आमंत्रित करता है। ये शिक्षा के सभी क्षेत्रों में पारंगत थे। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षा के सभी क्षेत्रों में पारंगत थे, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में ये पारंगत थे, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में क्या थे, पारंगत थे फतुल्लाह शिराजी साहब। ठीक है, और माना जाता है कि इनसे इतना ज्यादा अकबर क्या था, प्रभावित था, कि इनको क्या करता है, आमंत्रित करता है। ठीक, और इनके अतिरिक्त बच्चों भारत के अन्य विद्वानों में, ठीक है, भारत के अन्य विद्वानों में एक नाम आता है बच्चों, जिनमें आता है अल्लामा। ठीक है, माना जाता है कि भारत के अन्य विद्वानों में एक नाम है जिनका नाम है बच्चों अल्लामा दीवानी। ठीक है, अल्लामा दीवानी वो भी अकबर के समय के थे। अल्लामा दीवानी के साथ साथ जो है उसने सद्र सिराजी, मिर्जा जान, ठीक है, इनकी इनकी जो किताबें थी उनसे भी अकबर काफी क्या था, प्रेरित था। ठीक है, और अकबर अनुवाद विभाग में इन किताबों का क्या करता है, अनुवाद करता है। ठीक है, इन किताबों का क्या करता है, अनुवाद करता है। ठीक, इनको सबसे पहले आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के कारण बाद जो है शिक्षा व्यवस्था की देखभाल का दायित्व इनको दे दिया। अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था की देखभाल का कार्य जो है किसको दिया, सिराजी को दिया। देखभाल का कार्य जो है इनको क्या किया, सौंप दिया। ठीक है, और आप जानते हैं अकबर ने अनुवाद विभाग की बच्चों स्थापना भी किया था। अकबर द्वारा क्या किया गया, अकबर द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, अकबर द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। अनुवाद विभाग की क्या हुई, स्थापना, तो अभी तुरंत, तो अकबर द्वारा जो है अनुवाद विभाग की बच्चों क्या की गई, स्थापना की गई। और माना जाता है कि अकबर ने इस अनुवाद विभाग में सबसे पहला काम बच्चों अल्लामा दीवानी और सदाशी राजी, ठीक, इनकी किताबों का क्या किया, अनुवाद करवाया इसी में। ठीक है, अल्लामा दीवानी बच्चों ध्यान रखिएगा, दो नाम यहां पे याद रखिए, अल्लामा दीवानी, एक ही नाम याद रखिए, ज्यादा नहीं पूछेगा, एक नाम याद रखिए अल्लामा दीवानी का। इनकी किताबों का इसने क्या किया था, यहाँ पे उसने अनुवाद कराया। ठीक, और दूसरा बच्चों कहते हैं कि जो आपके फतुल्लाह शिराजी थे उन्होंने कारखाने में बच्चों, जो उस समय मुगल सल्तनत के जो कारखाने थे, कारखानों में अपना प्रयोग प्रारंभ किया और उनके द्वारा कारखानों की उत्पादन क्षमता का काफी विकास हुआ।
तो जैसे यहां पर मैंने बताया ना कि भाई इनको सभी विद्या का ज्ञान था, ठीक है, जो अल्लामा सिराजी थे ये सभी विद्याओं का ज्ञान रखते थे, ठीक। और इनके बारे में जैसे मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है कारखानों में प्रयोग शुरू किया और प्रयोग का परिणाम ये रहा कि उत्पादन में काफी जो है क्या हुआ, विस्तार हुआ, ठीक है। इन्होंने प्रयोग परीक्षण करना शुरू किया, ठीक है, और प्रयोग परीक्षण का प्रभाव ये रहा कि काफी जो है अकबर के समय जो है उत्पादन प्रक्रिया में काफी इसका फर्क दिखा, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया ना कि अकबर जो है केवल धार्मिक शिक्षा पर ही नहीं बल्कि उसने क्या किया था, वैज्ञानिक शिक्षा पर भी बच्चों जोर देना शुरू किया, ठीक। तो यहां पर जो है एक सबसे बड़ा काम अकबर ने बच्चों ये किया कि इसने अकबर ने आगरा, फतेहपुर सिकरी तो उसका राजनीतिक सेंटर ही था, ठीक है। माना जाता है कि अकबर ने आगरा, फतेहपुर सिकरी जैसे अन्य स्थानों पर क्या किए, मदरसे यानी उच्च शिक्षा का क्या किया, मैंने प्रयास किया कि भाई उच्च शिक्षा को प्रमोट किया जाए। तो उच्च शिक्षा को प्रमोट करने के लिए अकबर द्वारा क्या किया गया, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, ठीक, आगरा और फतेहपुर सिकरी, आगरा एवं फतेहपुर सिकरी में क्या किया गया, आगरा एवं फतेहपुर सिकरी में क्या किया गया, आगरा एवं फतेहपुर सिकरी में उच्च शिक्षा के मदरसे क्या किया गया, मदरसे स्थापित किए। ठीक है, मदरसे क्या किए गए, स्थापित किए गए, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर बच्चों फतेहपुर सिकरी का जो मदरसा बना था वो बेहद खूबसूरत था, जिसकी तारीफ जो है अबुल फजल भी करता है, ठीक है। और माना जाता है कि जो फतेहपुर सिकरी का जो मकबरा है उसे हम मदरसा ए अबुल फजल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, 1 सेकंड, ठीक है। हाँ, तो इसे जो फतेहपुर सिकरी का जो मदरसा है, ठीक है, मदरसा ए अबुल फजल कहते हैं उसे। मैं जा रहा हूँ, मदरसा ए अबुल फजल कहते हैं इसे, मदरसा ए अबुल फजल कहा जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बच्चों अकबर के समय के जो विद्वान थे, ठीक है, अगर हम उनकी बात करें, जैसे देखिए मुगल सल्तनत से पहले जो लोदी वंश था, लोदी वंश के समय जो है आगरा को लेके सिकंदर लोदी के समय भी एजुकेशन व्यवस्था में काफी डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन अकबर के समय तक आते आते यहाँ पर न केवल शिक्षा की बल्कि आर्थिक विकास भी किए गए। फतेहपुर सिकरी को उसने अपना प्रशासनिक सेंटर बनाया, ठीक है। तो मदरसे और मकतब का जो विकास है वो बेसिकली फतेहपुर सिकरी और आगरा रीजन में किए गए अकबर के समय भी। और अबुल फजल जो अपनी किताब आईने अकबरी लिखते हैं, अबुल फजल अपनी किताब आईने अकबरी में बहुत सारे बच्चों विद्वानों की चर्चा करते हैं, जिसमें आपके नारायण है, माधव भट्ट हैं, श्री भट्ट हैं, ठीक है। और एक बलभट्ट साहब थे, ठीक है। और भागीरथ भट्टाचार्य हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है कई विद्वानों की चर्चा जो है, मैं कुछ नामों को डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिनकी चर्चा जो है अबुल फजल अपनी आईने अकबरी में करते हैं, ठीक है। अबुल फजल द्वारा उल्लिखित विद्वान, तो नंबर 1 किशन भट्टाचार्य। देखिए किशन भट्टाचार्य के नाम को जरूर याद रखिएगा, क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके दूसरे हैं महादेव जी, महादेव जी, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड, रिमोट, ठीक है।
इसके बाद आपके हैं गौरीनाथ गोपीनाथ, गौरीनाथ गोपीनाथ, किशन पंडित, किशन पंडित, ये सभी जो है बच्चों आपके अकबर के समय के क्या है, विद्वान हैं। ये सारे जो है अकबर के समय के विद्वान हैं। ठीक, हम कुछ बस 2 मिनट दो आगे। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आप देखिए काशीनाथ भट्टाचार्य भी थे। बट तो मैं थोड़ा सा आपकी क्लास को मुझे मजबूरन रोकना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो एक मैकेनिक आया हुआ है, ठीक है, वो नीचे मुझे बुला रहा है तो जाना जरूरी है मेरा। ठीक है, अभी बच्चों जहां आपका अकबर का मैंने फिनिश कर दिया है, अकबर के समय का मैंने सारा बता दिया। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तीन के समय की एजुकेशन सिस्टम रह गया है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू।